देखो रिकॉर्डिंग द मैसेज की और स्क्रीन शेयरिंग। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट क्लास में प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे, ठीक है, और एक्सरसाइज भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, और वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। एक बार चेक करते हैं, 10 तक ही किया था मुझे जितना याद है। हाँ, 10 तक किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 से जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसा था ना, 11 भी वैसा ही है, ठीक है। 11 का देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है x इज टू वाई इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू। ये देखो ऐसे दिया हुआ है, x इज टू वाई इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, देखो x प्लस जेड डिवाइडेड बाई y प्लस डब्ल्यू, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, x बाई वाई इक्वल तो है, प्रोपोर्शन में है ना। प्रोपोर्शन क्या था, प्रोपोर्शन मतलब जब भी कोई दो या दो से ज्यादा रेशियोस अपने आप में इक्वल होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। दो से ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं ना कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो इन प्रोपोर्शन ऐसे बोलते हैं। तो प्रोपोर्शन में जो है, प्रोपोर्शन का मतलब ये जो रेशियोज दिए हुए एक्स इज टू वाई जेड इज टू डब्ल्यू, ये इक्वल है। और यहाँ पर वैल्यूज भी दिए हुए, देखो मतलब इसका मतलब है बेसिकली कि, एक सेकेंड, मैंने ओपन बुक, तो देखो ये इसका वैल्यू भी इतना है, इसका वैल्यू भी इतना है, ठीक है। और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है तो दोनों इक्वल हो गए, यानी ये दो रेशियो अपने आप में इक्वल है, और इक्वल है इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर निकालते हैं। 2.5, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2.5 मतलब 25/10, पता ही है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 15/10। 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉइंट हटाने का रूल्स, पॉइंट हटाने से पॉइंट के बिना जो डिजिट है, विदाउट पॉइंट जो डिजिट है वो लिख लेना पड़ता है। 25 मैंने बोला भी है तुम लोग को, और ये देखो पता भी होगा शायद तुम लोग को, 1 जो है लिखना है, पॉइंट के बाद जितने सारे जो है डिजिट्स है उतने जीरो होंगे। जैसे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 5 तो जीरो, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 5 तो जीरो, ठीक है। तो 25/10 इंटू 10/15, ये सब तुम लोग को करने का जरूरत नहीं, मतलब अभी कर लो अगर नहीं पता है तो। मतलब हम ये बोल रहे हैं एग्जाम में ये सब डिटेल्स का नहीं जरूरत होता है, अभी हम करवा दे रहे, क्योंकि ऐसा होता है ना, तुम लोग भूल जाते हो, बीच में गैप रहता है, मैथ्स वैथ्स नहीं रहता है किसी का, तो फिर क्या होता है ना, फिर भूल जाते हो कि कैसे करके ये वाला होता है। तो एक बार हम बता दे रहे इसीलिए। तो 5/3, ठीक है, ये 5/3 हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक्स बाई वाई इक्वल टू 5/3 और जेड बाई डब्ल्यू इक्वल टू ऑल्सो 5/3, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी देखो दो प्रोसेस था। हम लोग को बोला है एक्स प्लस जेड और वाई प्लस डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो इसमें हम लोग के पास दो प्रोसेस है। या तो हम लोग जो प्रॉपर्टीज था रेशियोज का, ये देखो रेशियोज के काफी, सॉरी प्रोपोर्शन का, रेशियो बोल रहे गलती से, जो भी प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज था उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एडेंडो यूज कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर ऐसे देखो, ये एडेंडो वाला चला गया, कहाँ गया एडेंडो, इधर है, ये रहा। ये देखो अगर बहुत सारे रेशियोज ऐसे इक्वल दिख रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म प्रोपोर्शनेट रेशियो जो है बन सकता है उसके सेकंड टर्म के साथ। मतलब अगर ऐसे रेशियोज दिए हुए हैं तो हम लोग इसमें से ये बोल सकते हैं, अगर ये दो रेशियो इक्वल है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ये वाला वैल्यू हो जाएगा, है ना, 5/3, ठीक है, 5/3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक आंसर हो सकता है, मतलब डायरेक्टली इससे भी तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ये हो गया, ये कौन सा प्रॉपर्टीज लगा है, बाई यूजिंग एडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है, एडेंडो प्रॉपर्टी ये लिख देते हैं। कभी जब तुम लोग रिवीजन करोगे ना तो समझ में आएगा कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एडेंडो में क्या था, कोई भी रेशियोज अगर इक्वल है, जैसे ये तीन रेशियोज इक्वल है, ये इसका तो मैंने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया ना, ये वैल्यू है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने बोला तो हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। ये दो रेशियो इक्वल है तो इससे एडेंडो प्रॉपर्टी बोल रहा है
कि जो भी रेशियोज इक्वल है उसके फर्स्ट टर्म का एडिशन, तो इस रेशियो का फर्स्ट टर्म ये, इस रेशियो का फर्स्ट टर्म ये, उसका एडिशन जो है वो एडिशंस और उसके साथ रेशियो बन जाएंगे सेकेंड टर्म के एडिशंस के। ठीक है, तो ये देखो सेकेंड टर्म के एडिशंस के रेशियो बन गए और इसका आंसर आ गया 5/3। लेकिन मैंने ये भी बोला था तुम लोग को कि अगर किसी को प्रॉपर्टी याद नहीं होता है तो उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन है, अभी तो याद करो, अगर एग्जाम में भूल जाते हो इन दैट केस तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग ऐसे कर सकते हो इसका फिर सोल्यूशन। ये देखो यहाँ तो मैंने निकाल के दिखा दिया, इसका फिर क्या होगा, x/y = 5/3। ऐसा नहीं कि तुम लोग को छोड़ के आना है क्वेश्चन, देखो नॉर्मल तरीके से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। 5/3 z/w = 5/3, 3z = 5w, z = 5w/3। ठीक है, अब करना क्या है, हम लोग को जो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में x + z y + w, x के जगह x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 5y/3 से, z को 5w/3 से। ठीक है, और ये नीचे y + w, तो किसी को भी किसी से सब्स्टिट्यूट क्यों ना करो, यहाँ पर ऊपर जैसे x और z को सब्स्टिट्यूट किया y w आ गया, अगर y w को करते तो x z आ जाता। ठीक है, ऐसे मैंने लास्ट दिन एक थोड़ा सा तुम लोग को दोनों तरीके से करके दिखाया था, आज एक ही तरीके से करेंगे। ठीक है, तुम लोग अगर चाहो तो इसके जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y = समथिंग तो भी होगा, y + w हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर 5 कॉमन ले लो, इसमें से 5 कॉमन जाएगा ना, दोनों जगह पे 5 है, तो y + w हो गया /3 इंटू 1 / y + w, तो y + w कैंसिल 5/3। लेकिन देखो काफी टाइम टेकिंग है, हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर बाई चांस ये याद नहीं आ रहा है, वैसे ये आसान है, ये याद रखना इतना कोई बड़ा बात नहीं है, और ऐसा हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब तो ये करते करते भी तो दिमाग में कुछ सेट हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। एडेंडो प्रॉपर्टी, बाकी सबका छोड़ो, एडेंडो पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, एडेंडो तो एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर फिर भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग इस तरीके से सॉल्व करके आंसर दे पाओ। ठीक है, अच्छा तो इसका हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है क्वेश्चन, ये 5/3 मतलब ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला है देखते हैं, इफ 5x - 3y divided by 5y - 3x equal to 3/4, the value of x is to y। अच्छा, 5x - 3y divided by 5y - 3x, 5y - 3x equal to 3/4, equal to 3/4। फाइंड आउट करने के लिए बोला है वैल्यू ऑफ x is to y कितना होगा। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। देखो हम लोगों के पास सिर्फ एक्स और वाई फॉर्मेट का डेटा चाहिए, वही है, लेकिन दो दो जगह पे है, तो हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक जो है सिर्फ एक्स और वाई वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस वाला सब हट जाएगा कैलकुलेट होने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो हम थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा करके कर रहे हैं, तुम लोग स्टेप जो है उसको मतलब स्टेप जंप करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये लिखना जरूरी नहीं था, अगर हम चाहे तो 4 × 5 20 लिख सकते हैं, लेकिन किसी को भी अगर डाउट है तो डाउट नहीं रहेगा, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में ही कर लेते हैं। लेकिन ये एग्जाम में ऐसा डिटेल्स में करने का जरूरत नहीं। 4 × 5 20x - 12y। ठीक है, ये पता है ना, ये प्लस है, प्लस प्लस में प्लस, प्लस माइनस में माइनस, फिर प्लस प्लस में प्लस, मतलब 15y, प्लस माइनस में -9x। अब x इधर ट्रांसफर करते, क्या जरूरी है x से इधर करना पड़ेगा, y नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन क्या है देखो ये इधर आएगा तो प्लस हो गया ना, तो माइनस वाला प्रॉब्लम जितना हट जाए उतना अच्छा। ये अगर इधर ट्रांसफर करोगे तो दोनों प्लस प्लस हो जाएगा। वैसे कोई ऐसा बात नहीं है, अगर चाहो तो इसको भी इधर ला सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, ये माइनस होगा फिर ये इधर से जाके माइनस होगा, दो दो माइनस रहेंगे तो उसमें तुम लोग गलती कर सकते। 29x और यहाँ पर हो जाएगा 7 और 2 27y। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, x इज टू वाई। ये कैसे करेंगे, तो ऐसे करो, x डिवाइडेड बाई y कर दो, ठीक है। x इज टू वाई का मतलब क्या होता है, x इज टू वाई का मतलब x डिवाइडेड बाई y। अगर हम लोग x डिवाइडेड बाई y निकाल लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब x डिवाइडेड बाई y कैसे निकालेंगे, तो इसको कितना लिखना चाहिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये 29 है तो x के यहाँ पर 29 लिख देते हैं, यहाँ पर 27। नहीं, ये गलत है। कैसे गलत है, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाओ, 27x इक्वल टू ऐसे हो जाएगा। ये देखो कैसे चेक करना है, जिनसे ये गलती होता है हम उनके लिए बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोगों से होता है इसीलिए बोल रहे हैं। ये चेक करके देखो क्या ये हमारे साथ मैच हो रहा है, नहीं नहीं मैच नहीं हो रहा है। 29x है, ये 29y हो गया इसमें, मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन को ही बदल के रख दिया, ये गलत है। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसका वैल्यू, जैसे अगर हम लोग ऐसे लिखे टू 2x, ठीक है, 2x इक्वल टू मान लो लिख लिया 3y, तो इसका मतलब x बाई वाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि y का वैल्यू 3 है। ये इसका मतलब तो ये हो गया y का वैल्यू 3 है, बट ऐसा नहीं होता है y का वैल्यू 3। हम लोग इसको डिवाइड फॉर्मेट में लिख रहे हैं, जो एल्जेब्रिक है, और जो मतलब नंबर्स में उसे अलग से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि कैलकुलेट करके हमारा उतना ही आ रहा है कि नहीं। 29x होना चाहिए, किसी भी एक चीज को फिक्स कर लो दिमाग में, तो 29x होना चाहिए, तो वो तो नीचे 29 होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई करके 29x होगा, यहाँ पर 27। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 27/29, और रेशियो में बताए तो 27:29 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का आंसर देखते हैं। 12 का आंसर हो गया हम लोग का, हाँ, 12 का आंसर हो गया हम लोग का 27, ये डी होगा। ठीक है, 12 का आंसर हम लोग का हो गया डी। अच्छा, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, हम लोग करें एक्सरसाइज 1B। ठीक है, हम एक बार आंसर, हाँ 12 का आंसर डी है। ठीक है, ठीक है भाई, फिर भी एक बार मैंने चेक कर लिया, डी होगा, नन ऑफ दिस। अच्छा, इसके बाद 11 का सी होना चाहिए, सी हुआ है तो हमारा, हाँ सी। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला है, देखो, इफ a is to b, 3 is to 2, b is to c, 3 is to 5, a is to b is to c। अच्छा, a by b 3 is to 2 मतलब 3/2, b by c 3/5, a is to b is to c पूछ रहा है, a is to b is to c कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो सिंपल तरीका है, हम लोग b को इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, a is to b is to c चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, a by b और b by c, ऐसा मैंने लास्ट दिन एक दिखाया भी था तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके, 3/2 3/5। क्या करना है हमें, b, क्योंकि b कॉमन है दो जगह पे, तो हम लोग b को क्या कर सकते हैं, b को इक्वल कर सकते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर किया था, देखते हैं। ठीक है, था शायद, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, अभी जो है वही करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो है यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा, जो कि दोनों में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। अब हमारा रूल्स क्या है, रेशियोज में अगर कोई भी टर्म को किसी भी डेटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वो सेम डेटा को हमें दूसरे टर्म में भी करना चाहिए। तो ये सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट वाले को भी 3 से करो। सेकंड फर्स्ट वाले को 2 से किया, इस रेशियो का फर्स्ट टर्म b था, तो सेकंड वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना जाके रेशियो अनचेंज रहेगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो नेट इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हुआ ना, मतलब 3/2 को हम लोगों ने क्या लिखा, 9/6। ये इसीलिए लिखा ताकि हमें कॉमन चीज मिले और हम लोग इसे एलिमिनेट कर दे, मतलब इसको एक बार एडॉप्ट करके a is to b is to c निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ से a is to b is to c हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, 9:6:10, ये हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करने से हमें वैल्यू मिल जाता है, तो 9:6:10 मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, 13 का हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन ए, a is to b is to c। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, 13 का ऑप्शन ए हो गया। चलो 14 का देखते हैं, इफ x/2
y/3 z/7 ये दिया हुआ है, x/2 इक्वल y/3 इक्वल z/7। फिर हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड आउट 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y। ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने हमेशा बोला है ये सबका वैल्यू k मान लो, k मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7 इक्वल टू k मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये सभी का वैल्यू k है। जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ था, ये सबका वैल्यू 2.5 बाई मतलब 5/3 है, ये रेशियो का भी वैल्यू 5/3, ये भी 5/3। यहाँ में वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से इसको k मान लेते हैं। जैसे x एज्यूम होता है, y होता है, वैसे वैल्यूज के केस में k यानी एक कांस्टेंट वैल्यू को k से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। y/3 इक्वल k, z/7 इक्वल k। यहाँ से x निकाल लेंगे, x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू 3k, z इक्वल टू 7k, ठीक है। अच्छा अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, फाइंड आउट जो वैल्यूज करने के लिए बोला गया है, 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 2x का मतलब 2k, ये 2 जैसा है x के जगह 2k लिख दिया, माइनस है माइनस लिख देंगे, 5 इंटू 5y मतलब इंटू है 3k प्लस 4 इंटू फिर 2 इंटू 3k, 4k माइनस 15k प्लस 28k डिवाइडेड बाई 6k। अच्छा इसका कैलकुलेशन करते हैं, 28 माइनस 15 प्लस 4, 17k डिवाइडेड बाई 6k। तो k और k कैंसिल, 17:6 हो गया, ठीक है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 17:6 मतलब 17/6 यानी कि 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पहले कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू एजम्पशन करना है, फिर यहाँ से हमारा आंसर आ जाए। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है x/y y/z दे दिया है, x/y/z कैलकुलेट करना है, ठीक है। 15th नंबर। अच्छा इसमें क्या दिया है, देखो x/y इक्वल टू 2:3, y/z इक्वल 4:3, x/y/z इक्वल टू कितना होगा ये फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर भी देखो सेम ये क्वेश्चन की तरह होगा, हम लोगों को जो कॉमन है दोनों में उसको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ y कॉमन है, यहाँ भी y कॉमन है, मतलब x के साथ y का रेशियो, y के साथ z का रेशियो, तो y का वैल्यू तो हर जगह पे सेम हुआ होगा ना। इसका लॉजिक इसीलिए ऐसा होता है, जैसे मान लो x और y कोई रुपीस का रेशियो दिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मान लो ये 20 रुपीज है, ये 30 रुपीज है, और जब y के साथ z का रेशियो किया गया, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर देखो y का वैल्यू एक्चुअली क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लो ये 40 और ये दे रखा है, सपोज यहाँ पर 60 कर लेते हैं, ठीक है। 60 करने से ये रेशियो तो नहीं आएगा, 3 2 3 4 करने से तो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब देखो देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू एजम्पशन में लेके दोनों केस में सेम हो जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू और यहाँ पर y का वैल्यू जो है वो तो इक्वल होगा, बस इस रेशियो में जब लिखा गया तब हो सकता है कि जिस डेटा से डिवाइड किया गया उसमें ये 3 आया, ठीक है, और यहाँ पर जिससे डिवाइड किया गया 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है आंसर इस तरह से देख रहे हैं कि ये y तो है, एक ही चीज है ना, तो फिर इसका वैल्यू तो हर जगह पे सेम हुआ होगा। जब x के साथ रेशियो बना तब भी इसका जो वैल्यू रहा होगा y के साथ z
के साथ जब रेशियो बना तब भी वही वैल्यू रहा होगा। फिर सिंप्लीफाई करके ये 4:3 आया होगा और ये 2:3 आया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से y को जो है इक्वल बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 y/z इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब इक्वल कैसे करेंगे, तो जो है मतलब ऑपोजिट डेटा से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर 3। देखो यही वाला मतलब सिस्टम मैंने यहाँ भी यूज किया था। ये 2 को देके यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 को देके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों में 6 और 6 आ चुका था। तो यहाँ पर भी देखो 3 × 4 4 × 3। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब रेशियोज अनचेंज रखने के लिए हमें यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 9 और ये हो गया 8। अब x/y/z ये क्या मिल गया, ये मैं ओरिजिनल वैल्यूज मिल गए, तो x का 8, y का 12 और z का 9। ठीक है, तो 8:12:9 देखते हैं ऑप्शन। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते। ये 8, 12 और 9 ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो 15 का आंसर भी डी है। चलो 15 का आंसर भी डी है, देखते हैं इसमें हमारा नन ऑफ दिस है क्या। हाँ, नन ऑफ दिस है। अच्छा, मैंने देखा नहीं, नन ऑफ दिस है, तो 15 का डी होगा। ठीक है, इसीलिए बाकी सारे आंसर्स नहीं है, हम लोग का 15 का डी होगा, तो 8:12:9 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे, इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ, देखो हम लोग का कैसे रेशियो बना इसका, अगर सच में हम लोग चेक करें तो 8:12 x/y जब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, 2 4 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, जो कि 2:3 था। और जब हम लोग इसमें y/z करना चाहेंगे तो 12:9 करेंगे। ठीक है, तो 12:9 करने पे कितना हो जाएगा, 3 4 में 12, 3 3 9। ठीक है, तो एक चीज देखो, जब हम लोग रेशियोज लिख रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू लिख के ही ना कर रहे, ये कोई भी चीज का रेशियो क्यों ना हो। अब ये वैल्यूज किस चीज का है, रुपीस का है, नंबर ऑफ पेन्स है, क्या है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये वैल्यूज तो एक ही है ना, मतलब y को यहाँ जितना लिखा जाएगा y को यहाँ भी उतना लिखा जाएगा। उसी लॉजिक से हम क्या कर रहे हैं, y को दोनों जगह पे इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल कर रहे हैं, और उसी के लिए अनचेंज रखना है हमें रेशियो। सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 रख दिया तो रेशियो ही चेंज हो जाएगा। ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम लोग क्वेश्चन को ही चेंज करते हैं, तो ऊपर भी 4 ही से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 8 हो गया, या नीचे यहाँ पर जैसे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो रेशियोज अनचेंज रहे। ठीक है, भले ही उसका वैल्यू बढ़ गया क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, बट रेशियो अनचेंज है, क्योंकि इसका रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे तो 2:3 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4:3 आएगा। अब करना क्या है, x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू दोनों जगह पे 12 है। ठीक है, और z का वैल्यू कितना हो गया, 9। तो इससे हमारा आंसर आ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं 16th नंबर, डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6। ये तो मतलब अकाउंट्स में भी तुम लोग करते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 750 रुपीज है, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, रेशियो भी दे दिया है, बस जैसे पार्टनरशिप में करते हो 4:5:6, मतलब 4/5/और 6/, तो 15 15 15 तीनों में डिवाइड करना है, तो 750 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4, ये 200 हो जा रहा है। 750 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5, ये 250 हो जा रहा है। 750 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6, ये 300 हो जा रहा है। अच्छा, 200 200 250 300। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो रहा है, 16 का आंसर ए हो रहा है। ठीक है, ये सबसे आसान है क्वेश्चन। बाकी तुम लोग देखो, ये ऑप्शन से देख के भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो ऑप्शन से देख के कैसे करना चाहिए, इसको ऐड करके 750 मत ढूंढो, वो तो अलग अलग डिजिट से भी ये लोग 750 दे सकते हैं। ये जो वैल्यूज है इसका रेशियोज करो, जिसका रेशियो 4 5 6 आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जैसे ये तो होने वाला है नहीं क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, हमें तो रेशियो नहीं निकालने बोला है, हमें तो अमाउंट निकालना है ना, रुपीस कितना होगा। जैसे देखो ये आंसर क्यों नहीं होगा, 0 0 0 हटा देते हैं, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
जाएगा 5 7 से 35, 5 5 से 25, 5 3 से 15। आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, रेशियो बन गया 7 5 3, बट रेशियो क्या होना चाहिए 4 5 6, तो ये आंसर नहीं होगा। इस पे चेक करो, ठीक है। ये तो सब इक्वल हो गया, 250 250 250 इक्वल डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तब तो ये 1:1:1 होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और इसका देख लो, ये हो जाएगा 0 0 0 मैंने हटा दिया, 5 से सिंप्लीफाई करो, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 6 30, ठीक है, 4:5:6। तो इस तरीके से ऑप्शन से चेक करके देख सकते हो, ये भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है, इससे भी जल्दी जल्दी चेक हो जाएगा। अब हम लोग 17 वाला करेंगे। द सम ऑफ द एज ऑफ 3 persons इज 150 years। बोल रहा है कि 3 लोगों के एज का टोटल 150 है। 10 years ago their age were in the ratio 7:8:9, their present age are, ठीक है। बोल रहा है कि अभी आज के डेट पे 3 लोगों का एज का टोटल 150 है। अगर तुम लोग ये सारे टोटल करके देखोगे ना, प्रेजेंट एज ही पूछा है इंडिविजुअली, तो देखना इसका भी 150 आ रहा होगा। जैसे ये तो मुझे दिख रहा है 40 + 60, 100 और 50, 150, ठीक है। अच्छा, इसका अगर देखते हैं 350 + 45 + 70, ये भी देखो होता है 150, ठीक है। 45 + 50 + 55, तो ये इस तरीके से तो ऑप्शन देख के हम लोग आंसर कर नहीं सकते, फिर हमें कुछ दूसरा तरकीब ढूंढना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को बोला है कि 10 years एगो उनके एज जो थे उसका रेशियो कुछ ऐसा है, तो अगर ऑप्शन देख के करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं 10 years एगो एज कितना होगा। अगर हम लोग ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, देखो हम करके दिखाते हैं कि ऑप्शन के साथ कैसे हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए के हिसाब से बिफोर 10 years एजेस, एज क्या क्या रहे होंगे। अभी 45 है तो 10 years एगो कितना हुआ होगा 35, ठीक है। अच्छा, अभी अगर 50 है, अभी अगर 50 है किसी का एज, तो 10 years एगो 40 रहा होगा। और अभी अगर 55 है तो 10 years एगो किसी का एज 45 रहा होगा, ठीक है। अब 10 years एगो एज का रेशियो 35, 40 और 45, इसको सिंप्लीफाई कर लेते 5 से। 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 7:8:9, ये आंसर मैच हो रहा है, मतलब 17 का आंसर जो है ए ही होना चाहिए, ठीक है। 17 का आंसर ए होना चाहिए, बाकी केस में ये मैच नहीं होगा। जैसे देखो कैसे, 40 जिसका एज है 10 years एगो उनका एज रहा होगा 30, 60 जिसका आज का एज है 10 years एगो उनका एज रहा होगा 50, 50 जिसका आज का एज है 10 years एगो उनका एज रहा होगा 40। और रेशियोज करेंगे तो 0 0 0 हटा दो, 3 5 4, जो जबकि हमें बोल रहा है कि 10 years एगो ये एज रहा है 7:8:9, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम दिखा देते हैं, एक बार देख लो आंसर, बाकी आंसर्स क्यों नहीं होंगे, मतलब सिर्फ ये दिखा के चले जाएंगे तो फिर दिमाग में रह सकता है ना कि ये क्यों नहीं है। 35 का 10 years एगो 25, 45 का 10 years एगो 35, 70 का 10 years एगो 60, ठीक है। इसमें भी चेक करके देखो, 5 5 से 25, 5 7 से 35, 5 12 60, 5 7 12 नहीं होगा, ये तो नन ऑफ दिस है, इस पे चेक करने का तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस देख के आंसर निकाल सकते हैं। और अगर कैलकुलेट करके हमें करना होता, ठीक है, वो भी एक बार बता देते हैं। देखो अगर कैलकुलेट करके करोगे तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखो ये बोल रहा है 10 years एगो इनका एज का रेशियो, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं लेट एजेस बिफोर, सॉरी एजेस लेट 10 years एगो, ऐसे लिखते हैं 10 years एगो एजेस विल बी, कितना रहा होगा, ये देखो 7x 8x एंड 9x, ठीक है। तो आफ्टर 10 years कितने रहे होंगे, आफ्टर 10 years एज विल बी, एज कितने हो गए, जिसका 7x था उसका 10 और भी बढ़ गया, जिसका 8x था उसका 10 और भी बढ़ गया, जिसका 9x था उसका 10 और भी बढ़ गया। मतलब ये जो रेशियो है ये तो 10 years एगो जो एज था उसका रेशियो है, तो 10 years के बाद का एज का रेशियो कितना होगा। क्यों क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि हमें आज का एज पूछा है,
तो 10 इयर्स बाद, आज मतलब क्या, ये 10 साल पहले बताया जा रहा है। आज का एज जो है 3 जन का 150 है टोटल, ठीक है। तो ये जो आज का एज है इसका टोटल करने से 150 होगा, ठीक है। ये 3 पर्सन के आज के जो एज है इसका टोटल करने से 150 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर टोटल करते हैं, देखो 7, 8 और 9 टोटल करने से कितना होगा, 7, 8 और 9, एक्स है ना सब में, तो 24x, और 10 करके 3 टाइम्स है तो 30, 150। 24x इक्वल टू 150 माइनस 30, तो 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/24, 5, 5 आ रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, हम लोग को वही पूछा है, प्रेजेंट एज बता दो। प्रेजेंट एज ये वाला है 7x, मतलब 7 इंटू 5 प्लस 10, देखते हैं कितना हो रहा है, 35 प्लस 10, 45। दूसरे वाले का 8 इंटू 5 प्लस 10, मतलब 50। 9 इंटू 5 प्लस 10, 45, नहीं 55, हाँ 55। देखो आंसर कितना आया हम लोग का, यही आया ना हम लोग का, ये देखो 35, ए ऑप्शन होगा, 35, 40 और 45। मेरा आंसर गलत कैसे आ गया, गलत तो नहीं होना चाहिए। 45, 50 और 55, अच्छा 45, 50 और 55, ठीक है, हाँ यही वाला होगा। ओ एक्चुअली क्या हुआ, देखो आंसर ठीक ही है, यहाँ पर हम लोग दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये एक्चुअली आंसर से कैलकुलेट कर रहे थे, आंसर को पिक करके कैलकुलेट कर रहे थे। तो आंसर तो प्रेजेंट एज का था, तो उसमें से हम लोग 10 इयर्स एगो जाके उसका रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो को क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन से डायरेक्टली आंसर जा रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीका ही सही है, लेकिन ये जल्दी है, एग्जाम में ये प्रेफरेबल है, इससे करो, ठीक है। इसे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो टाइम ज्यादा जाएगा ना, इस ऐसे करने का क्या जरूरत है, ये भी तो समझ में आ रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जब करेंगे तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जहां जिस वाले आंसर से 7, 8, 9 होगा, 10 इयर्स आगे का एज, वही वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है, कैसे भी करो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन टाइम भी मैनेज करना चाहिए हमें। 18, the numbers 14, 16, 35, 42 are not in proportion। अच्छा बोल रहा है कि ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, मतलब इनके अगर रेशियो करो तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन द प्रोपोर्शन, मतलब बोल रहा है कि फोर्थ टर्म में गड़बड़ है, मतलब 42 के वजह से ये रेशियोज में नहीं हो रहा है। 42 के जगह कौन सा ऐसा टर्म अगर होता, कैसे पता चल रहा है 42 ही है, मतलब फोर्थ टर्म बोल रहा है ना, फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, मतलब फोर्थ टर्म ऐसा क्या हो ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। उसके लिए देखो, एक तो हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं, कैसे ऑप्शन से कैसे देख सकते हो, देखो ऑप्शन में हमें दिया है 14, 16, 35 और 42, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो बोल रहा है कि फोर्थ टर्म ऐसा क्या हो जाए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, यानी बाकी टर्म में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 14:16 इक्वल टू 35:2, क्या ऐसा हो, 42 होने से नहीं होगा, नहीं होगा, चेक करके देखते हैं 42 होने से क्यों ये लोग नहीं बोल रहे। देखो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 7:8 होता है, ठीक है। अगर 42 को सिंप्लीफाई, इसमें 42 एक बार लिख के करके देखते हैं कि क्यों ये लोग बोल रहे प्रोपोर्शन में नहीं, ये 7 से मल्टीप्लाई सॉरी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो गया 5:6। अब ये और ये इक्वल कहाँ है, अगर इक्वल नहीं है तो ये तो नॉट इन प्रोपोर्शन हो गया ना, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन ये है फोर्थ टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म में ऐसा क्या हो जाए ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, तो क्या करेंगे, हमें 7:8 लाना है किसी भी हालत में, ठीक है। तो 35 के साथ ऐसा कौन सा डेटा पुट करे ताकि 7:8 आ जाए, तो उसके लिए पहला ऑप्शन देखो 45 है, चेक करके देखते हैं ऑप्शन ए के साथ 45 का, 5 से देखते हैं, 5 5 से 30, सॉरी 5 7 और 5 9, नहीं तो ऑप्शन ए से नहीं होगा, ऑप्शन ए में 7:9 आ रहा है। चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं, 40, 35:40, तो ये कितना हो जाएगा 7:8, मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होना चाहिए, ठीक है। 18 का आंसर हम लोग का कितना होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा 7:8 हो जा रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन को करके देखना है तो कैसे करोगे, वो भी पॉसिबल है। मान लेते हैं लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी, प्रोपोर्शन बी मतलब फोर्थ टर्म, ठीक है,
x, तो 14:16 इक्वल टू 35:x, और इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू 40 आ जाना चाहिए, तभी तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ भी वैलिड हो जाएगा। ये देखो 35/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 14 इंटू एक्स इक्वल टू 35/16, x इक्वल टू 35/16 डिवाइडेड बाई 14, हो गया 40 आ गया। देखो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी में 40 लिखा हुआ है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन से करो ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन से करोगे तो काफी जल्दी होगा। सिंपल यहाँ पर देख लो कि कौन सा रेशियो आ रहा है। अब 35 के साथ रेशियो करके एक एक ऑप्शन पुट करके देखो, जैसे ए पुट किया 7:9, बट 7:8 होना चाहिए, तभी ना जाके दोनों इक्वल होंगे। तो इसीलिए देखो 14:16, ये देखो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, 14:16 इक्वल टू 35:40, ये प्रोपोर्शनेट होगा, दोनों केस में 7:8 आ जाए। ठीक है, ये वाला हम लोग का हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। बोल रहा है एक्स बाई वाई इक्वल जेड बाई डब्ल्यू implies y by x इक्वल टू डब्ल्यू बाई जेड, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, ये जो है वो थियोरिटिकल जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखा था उस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस है। तो पहले बोल रहे हैं एक्स बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू, मतलब ये दो रेशियोज प्रोपोर्शन में है, ये इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है, ये इम्प्लाई कर रहा है y बाई एक्स, मतलब ऐसा हो सकता है y बाई एक्स इक्वल टू डब्ल्यू बाई जेड, बोल रहा है ऐसा हो सकता है। तो फिर ये कौन से केस में ऐसा हो सकता है, तो x इज टू वाई, बेसिकली क्या हुआ है, x इज टू वाई को y इज टू एक्स कर दिया गया है, z इज टू डब्ल्यू को w इज टू जेड कर दिया गया है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, ऑल्टरेंडो, नन ऑफ दिस। तो ये ऑल्टरेंडो था, हम दिखा देते हैं, देखो डिविडेंडो मतलब डिवाइड, कॉम्पोनेंडो मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑल्टर करने का मतलब था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस हो जाना। ये देखो यहाँ पर ऑल्टरेंडो था, a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू, नहीं अच्छा ये तो ऑल्टरेंडो में मिडिल टर्म ऑल्टर्ड होगा, जो ये इन्वर्टेंडो था, ठीक है, ये इन्वर्टेंडो होगा क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जा रहा है, क्योंकि a इज टू बी इज टू ए हो जा रहा है, c इज टू डी इज टू सी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो फिर इसका आंसर तो ऑप्शन डी होना चाहिए, 19 का आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ वही है, 19 का आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज है, लिख लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज है हम लोग का इन्वर्टेंड। अच्छा हम गलती से ऑल्टरनेटिव, इन्वर्टेंड, ठीक है, ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी जो कि हमारे ऑप्शन में था ही नहीं, इसीलिए हम लोग को आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला है, इफ p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस इक्वल टू p माइनस r डिवाइडेड बाई q माइनस s, then the process is called, then the process is called, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। अगर हम लोग इससे ये ट्रांसफॉर्मेशन करते तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाले रेशियो का फर्स्ट टर्म और ये वाले रेशियो का फर्स्ट टर्म में डिफरेंस किया गया है, और ये दोनों सेकेंड टर्म में माइनस किया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रेंडो होगा। ठीक है, ये देखो सब ट्रेंडो होना चाहिए, जैसे एडेंडो में प्लस हो रहा था, यहाँ पर मिलेगा शायद हमें सब ट्रेंडो। ये देखो पहले टर्म का हर एक रेशियो उसका पहले टर्म का माइनस इस टू, मतलब रेशियो दूसरे टर्म का सेकेंड टर्म का माइनस होना। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सब ट्रेंडो। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में सब ट्रेंडो है कि नहीं। हाँ सब ट्रेंडो है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए होगा, 20 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सब ट्रेंडो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना इसको कैसे याद रखना है, तो ये यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ हमें थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे देगा और पूछेगा ये इससे अगर ये ट्रांसफर होता है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी से बिलोंग करेगा, इस प्रोसेस को क्या बोला जाए। 21 a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी
A by B equals C by D implies A plus B divided by A plus B divided by A minus B equal C plus D divided by C minus D. The process is called. तो देखो ऐड भी है डिवाइड भी है, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कॉम्पोनेंडो मतलब प्लस होता है, डिविडेंडो मतलब माइनस होता है। यहाँ पर ये देखो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। इसका मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है। कॉम्पोनेंडो का प्रॉपर्टी और डिविडेंडो का प्रॉपर्टी जब एक साथ जा रहा है तो फिर ये आंसर फाइनली निकल के आ रहा है। बस हमें ये देख लेना है कि सही सही लिखा हुआ है कि नहीं। क्या होगा, ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी, सी प्लस डी और नीचे सी माइनस डी। हाँ सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं 21 का हो जाएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सी, ऑप्शन सी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। 22, if u by v equal to w by p, u by v equal to w by p, then u minus v divided by u plus v equal to w minus p divided by w plus p. The process is called. तो यहाँ पर क्या किया है, u माइनस भी किया है, फिर नीचे u प्लस भी, और w माइनस पी किया है, नीचे w प्लस पी किया है। ये तो देखने में कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के तरह है, लेकिन है नहीं वो। क्यों? क्योंकि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में ऊपर प्लस और नीचे माइनस होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या क्या बोल रखा है। इन्वर्टेंडो, ऑल्टरेंडो, एडेंडो, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तो फिर कोई भी नहीं आ रहा है। इन्वर्टेंडो का मतलब तो पूरा जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ऑल्टरेंडो का मतलब ओनली मिडिल टर्म ऑल्टर्ड। एडेंडो का मतलब जितने सारे रेशियोज रहेंगे फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का एडिशन। तो इसका मतलब 22 का आंसर हम लोग का होना चाहिए नन ऑफ दिस। ठीक है, 22 का आंसर नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी ऑप्शन में नहीं जाएगा, मतलब किसी भी प्रॉपर्टीज में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा भी हमें दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें हमेशा सही सही दे और पूछे। ध्यान से देखो, जस्ट ये और ये जो है एक ही जैसा है, लेकिन ये प्लस आगे है माइनस, तो प्लस ही ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका मैंने तुम लोग को प्रूफ भी करके दिखाया था। दोनों को एक साथ देंगे तो हमेशा प्लस ही ऊपर आएगा, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि माइनस टर्म ऊपर जाएगा। इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। 23rd, इसमें देखते हैं 12,16, फिर स्टार लगा दिया है, स्टार फाइंड आउट करना है, स्टार। ठीक है, 12,16 स्टार 20 आर इन प्रोपोर्शन, और ये चार वैल्यूज अगर प्रोपोर्शन में है तो ये चारों का जो है मतलब इसका रेशियोज करेंगे तो ये इक्वल होगा। प्रोपोर्शन में होने का मतलब 12:16 इक्वल टू, ये स्टार को स्टार ही रखते, तुम लोग चाहो तो एक्स लिख लो, कुछ और लिख लो। ठीक है, 20, ये ऐसा होना चाहिए। अब दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन के साथ चेक कर लो, जैसे 12 और 16 का ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सिंपल ऐसे कर लो, 12/16 इक्वल टू स्टार को x लिख लो और ये 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 16 इंटू एक्स, 20 इंटू 12, तो x इक्वल टू 20 इंटू 12/16। तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, ये 15 आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, सी, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा 23 का। और एक तरीका भी है, आंसर्स जो है उसके साथ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले 12:16 यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। 4 3 12, 4 4 16, मतलब 3:4 होगा। अब यहाँ पर अगर 20 है तो यहाँ पर ऐसा क्या डेटा लगाए ताकि ये जो है इसका रेशियो बनाएंगे तो ये हम लोग का, देखो अगर ये 4 आना चाहिए पीछे, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, ये तुम लोग मतलब दिमाग लगा के भी निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मेरा यहाँ पर 3:4 होगा तो यहाँ भी 3:4 होना चाहिए, तभी ना जाके इक्वल होगा। ये 4 अगर आ रहा है तो ये कैंसिल आउट बाय 5 है, ये 5 से कैंसिल आउट है, तो यहाँ पर 15 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब 15 हमारे या तो ऑप्शन में रहेगा या तो आंसर नन ऑफ दिस होगा, तो सी हो गया। या फिर और एक तरीका, ये तो मैंने समझाया, ये अगर नहीं समझ में
आता है, ठीक है। ये सबसे मतलब शॉर्टकट तरीका है। देखो यहाँ पर 3:4 होना चाहिए, तो यहाँ भी 3:4 होना चाहिए। ये अगर 4 है, यहाँ 20 है, ये मुझे पता है, तो इसका मतलब ये 5 से कैंसिल आउट होता है 20, तभी तो जाके 4 होता है। मतलब ये डेटा भी मेरा 5 से डिविजिबल होके 3 आएगा, मतलब ये 15 होगा, ठीक है। ये सबसे एकदम मतलब आसान तरीका है, लेकिन थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर एकदम ही नहीं होता है तो ये ऑप्शन है। इसके अलावा भी मेरे पास एक ऑप्शन है, 12:16 है, इसका 3:4, ये तो पता ही है। और ये हम लोग ऐसे ढूंढ सकते हैं। ऑप्शन ए में देख लो क्या है, 25 लगा के देखते हैं ऑप्शन ए से। तो ये 5 5 25, 5 4 25:4, बट 3:4 चाहिए। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। चलो ऑप्शन बी देख लो, यहाँ पर 20 लिख देते हैं, ये पता है हमें 20 है। ऑप्शन बी में 14 है, 14 और 20 7:10, ये भी कैंसिल आउट क्योंकि हम लोग को 3:4 चाहिए। ऑप्शन सी में 15 है, 15:20, तो 5 3 से 15, 5 4 से 20, ठीक है। 3:4 ये हमारा होगा, ठीक है। तो मैंने देखो 3 तरीके बता दिए, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला यहाँ से, ठीक है, ये वाला तरीका, एक ये वाला तरीका, ठीक है, और एक ये पूरा सॉल्व करके। तो तुम लोग को जो ठीक लगे कर सकते हो, लेकिन हम तो बोलेंगे इसमें ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आता है, अदरवाइज सेकंड बेस्ट ये है, ऑप्शन के साथ कर लो। और इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, वैसे ये ज्यादा टाइम टेकिंग था नहीं फिर भी। तो 23 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग 24 करते हैं। 24 देखो, इसमें 4:4 और स्टार दिया हुआ है, 4 कॉमा स्टार कॉमा 9 कॉमा 13.5 बोल रहा है आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा ये प्रोपोर्शन में ही है, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो क्योंकि ये पॉइंट में है ना, तो बेस्ट तरीका है कि इसे इलाबोरेटिव वे में कर दो, ठीक है। क्योंकि 13.5 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये अगर रेशियोज में है तो सबसे पहला बात है ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू 9:, 13.5 को हम लोग 13.5 लिख सकते हैं आराम से। देख लो क्यों, क्योंकि 13.5 मतलब 0.5 होता है। या फिर ऐसे करके देख लो, 13.5 27/2, ठीक है, 27/2, इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना होता है। 27 हो गया 13.5। अच्छा तो 4 इसे x मान लो, 9/13.5, 9 इंटू एक्स इक्वल टू 13.5 इंटू 4। Therefore, x equal to 13.5 into 4 divided by 9. 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 6, यानी कि ऑप्शन ए। 24 का हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए। और ये इस केस में सबसे आसान तरीका यही है। क्यों? क्योंकि अगर तुम लोग इसको ऑप्शन से चेक करने जाओगे तो वैसे पहले वाले ऑप्शन में आंसर मिल जा रहा है, बिकॉज ए आंसर है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा सा मेहनत किस बात का हो जाएगा पता है, यहाँ 9:13.5 है, इसको चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर भी हम दिखा देते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन के साथ चलते तो हमें ऐसे लिखना पड़ता, 4:6, हम लोग पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल होना चाहिए 9:13.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखते 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इधर भी 2:3 चाहिए, तो 2:3 चाहिए, तो ये कितने से डिवाइड करने से 2 हो सकता है और ये 3 हो सकता है। तो 9/2 करके देखते हैं, 4.5, मतलब दोनों साइड, मतलब समझ में आ रहा है ना तुम लोग को कैसे चेक करेंगे। ये देखो ऐसे ऑप्शन से भी होगा। इसको हम लोग का क्या चाहिए, दोनों साइड 2:3 चाहिए। अगर मुझे इधर 2:3 चाहिए तो 9 को डिवाइड मैंने कितने से किया होगा, 9 को डिवाइड मैंने कितने से किया होगा ताकि मुझे 2 मिल गया। तो ये कैसे करके पता चलेगा, ये ऐसे पता चल जाएगा ना, ये देखो यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, पता चल जाएगा 4.5। क्यों, ये देखो ना, 9/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पता चल जाएगा, ठीक है। तो 9 के साथ डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो पता चल जाएगा कितना, 4.5 से डिवाइड करो, मतलब 9/4.5 कितना हो गया 2, और 13.5 डिवाइडेड बाई 4.5 कितना हो गया 3, ठीक है। इसके अलावा कोई मतलब इसमें कोई चांसेस नहीं है कि और किसी नंबर से डिवाइड करके देखो, क्योंकि देखो 9 और 13.5 दो ऐसा नंबर है जो कि कोई होल नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, जैसे कि 2
से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे समझ में आएगा कि किससे डिवाइड होगा? बड़ा ही आसान बात है, यहाँ पर 2:3 है तो इधर भी 2:3 होना चाहिए। अगर 9 को कोई एक नंबर से मैंने डिवाइड किया और उसका आंसर 2 आया तो वो नंबर कितना है, कैसे पता करेंगे? सपोज कि मान लो वो नंबर x है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 9/2 = x, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करके देखो कितना आ गया, 4.5, तो दोनों साइड को 4.5 से डिवाइड किया, 2:3 आ गया। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर पॉइंट वाला आता है ये दिमाग में नहीं जाता है बाई चांस, ठीक है, चले जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, गया भी होगा, फिर भी हम बोल रहे हैं तो जब भी पॉइंट हो ना तो सीधा कैलकुलेशन कर लो, सबसे आसान है। और अगर पॉइंट ना हो तो ऑप्शन से ही जाना चाहिए, जल्दी होगा। और अगर पॉइंट है और ये कैलकुलेट करने में लग रहा है कि गलत हो सकता है, ठीक है, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलत हो जाएगा, तो सीधा इसको कैलकुलेट करो, फटाफट आंसर आ ही जाएगा। तो इसका आंसर 6 हो गया, ऑप्शन ए। अब हम लोग 25th नंबर करते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है, द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल याद है, मीन प्रोपोर्शनल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए इन रूट ओवर बी इंटू सी। ये देखो मीन प्रोपोर्शनल, यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन होता है बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी, ठीक है। यहाँ पर बोला है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6 ग्राम, ठीक है। तो 1.4 ग्राम, फिर मीन प्रोपोर्शनल मतलब बीच वाला डेटा यानी x ग्राम, कॉमा 5.6 ग्राम, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो नॉर्मली कर सकते जैसे हम दिखा रहे, तो जैसे तीन अमाउंट, तीन क्वांटिटी या डेटा रहता है तब कैसे होता है, A/B इक्वल टू B/C, ऐसे फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो 1.4/x, x डिवाइडेड बाई 5.6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6, 1.4 इंटू 5.6, ये हो गया 7.8। रूट x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 7.84 इक्वल 2. ठीक है, 2.8 ये आना चाहिए। 25 का आंसर 2.8 ग्राम, ठीक है, 2.8, ये 28 में मत टिक कर दो, 2.8 भी है तो ध्यान से देखना है कहाँ पॉइंट दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अच्छा अब इसको तुम लोग डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते थे, अगर किसी को याद रहता है मीन प्रोपोर्शनल का बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जहां पर बी मतलब मिडिल टर्म, ए और सी मतलब जो दोनों साइड का एक्सट्रीम टर्म्स है, ठीक है। तो ये ए बी अगर सी होगा तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से, 1.4 इंटू 5.6, तो रूट ओवर ऑफ 7.84 इक्वल टू 2.8, ऐसे भी आंसर आ जाए। बी इक्वल टू ये हो गया। अच्छा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है, बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए सी, ये गलत हो जा रहा है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, तो b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू अगर ऐसे लिख देते हैं ना, बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी, ये गलत होता है, इससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब तो फिर से इसका रूट करना पड़ेगा, एक्चुअली बी स्क्वायर इक्वल टू ए से बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी, देखो यही लिखवाया हुआ था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए से बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए इंटू सी। 26, A/4 इक्वल टू B/5। मैम ए 25 रिपीट कर दें। हाँ बोलो, 25 टा 25, पूछ लेना। 25 টা বুঝলে না, কোনখানটা বলো, এক কোনখানটা সেকেন্ড বলো, প্লিজ। দেখো একবার। হয়ে গেছে হয়ে গেছে। বুঝে গেছো? হ্যাঁ ওই একটা মানে ডাউট ছিল এরকম বলে বুঝে গেছি। না হয়েছে তো বলো, আমি বলে দেবো। না না ওই রুটটা এখন বুঝে গেছি, ওটা আমি মিস করে আচ্ছা দিয়েছিলাম স্টেপটা না, এখন আচ্ছা বুঝে গেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। ये देखो A/4 B/5 इक्वल टू C/9, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी डी, ऐसा क्वेश्चन रहे तो के मान के करो, मुझे ये बेस्ट लगता है, के मान के करो सबसे आसानी से होगा, इसको के मान लेंगे, तो A/4 इक्वल टू के, A इक्वल टू 4 के, B/5 इक्वल टू
के, ये सब अगर इक्वल है तो सभी का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी इक्वल आएगा। C/9 इक्वल टू के, C इक्वल टू 9 के। अब इसमें पुट कर देंगे 4k प्लस 5k प्लस 9k, फिर से 9k, तो 4 + 5 9, 9 और 9 हो गया 18k डिवाइडेड बाई 9k। 2 आंसर आ रहा है, 26 का आंसर 2, मतलब ऑप्शन बी, 26 का ऑप्शन बी होगा। 27. Two numbers are in the ratio 3:4. If 6 be added to each term of the ratio, then the new ratio will be 4:5. The numbers are, ठीक है। तो पहले हम जो है लेंदी प्रोसेस में दिखा देते कैसे होगा, फिर हम दिखाते हैं ऑप्शन से कैसे होगा, ठीक है। दो नंबर्स के रेशियोज बनाए गए हैं, दो नंबर्स था उसके रेशियोज बन गए 3:4। अब बोल रहा है इफ 6 बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, ठीक है। हर रेशियोज के हर एक टर्म में 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो रेशियो 3:4 मतलब 3/4। पहले टर्म में भी 6 ऐड करना है, दूसरे टर्म में भी 6 ऐड करना है, कर दिया, ठीक है। तो न्यू रेशियो 4:5 हो जाएगा। तो 6 + 3 9, 4 + 6 10, बोल रहा है 4:5 हो जाएगा, न्यू रेशियो 4:5 हो जाएगा। द नंबर्स आर, नंबर्स क्या होंगे, 6 be added to each term of the ratio, the new ratio will be 4:5। 4:5 तो नहीं आ रहा है मेरा, 9:10 आ गया। एक सेकेंड, तो मुझे लगता है इस टर्म ऑफ द रेशियो नहीं, यहाँ पर होना चाहिए विथ ईच नंबर होना चाहिए। देख लेते हैं, देखो लेट द नंबर्स भी देखते हैं क्वेश्चन में क्या गलत है। लेट द नंबर्स भी, अगर हम लोग नंबर्स ही देख लेते हैं, नंबर्स हो जाएंगे 3x एंड 4x, ठीक है। अब इसमें हम लोग करते हैं 6 का एडिशन, ऐसे 3x + 6 4x + 6 इक्वल, अगर ऐड करते हैं तो रेशियोज विल बी 4:5, मतलब 4/5। अच्छा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 × 4x + 6, 15x + 30, 16x + 24, तो 15x - 16x, 24 - 30, -x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6। नंबर्स बी कितने हो जाएंगे, नंबर्स हो जाएंगे 3 × 6 और 4 × 6, क्योंकि x का वैल्यू 6 है और हम लोगों ने नंबर 3x 4x माना था, तो 24। तो नंबर्स होने चाहिए 18 और 24, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। तो आंसर भी हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पर जो लाइन है ना, देखो ऐसा ना, हम लोगों ने रेशियो में भी एक क्वेश्चन किया था, वहां पर वैल्यू को ऐड या लेस करने बोला था ईच टर्म ऑफ द रेशियो। यहाँ पर ना ऐसे नहीं होना चाहिए, ईच टर्म ऑफ द रेशियो 6 एडेड टू विथ बोथ द नंबर्स, ठीक है। क्योंकि ईच टर्म ऑफ द रेशियो, तो टर्म ना 3x 4x नहीं होता है, सोचो 3x 4x इज नॉट टर्म, वो तो नंबर बन गया है, 3 और 4 जो है टर्म है। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है। 6, ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए 6 बी एडेड यहाँ पर टू ईच, ये ठीक है, टू ईच नंबर विथ ईच नंबर, ठीक है, विथ ईच नंबर, टर्म्स ऑफ द रेशियो नहीं। ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जहां पर टर्म्स में ही ऐड करके हमें आंसर मिला था, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर हम लोग का न्यू रेशियो 4:5 हो जाना चाहिए, अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन से नंबर है, ये तो ओरिजिनल नंबर है 3x 4x, जो पहले से नंबर्स के रेशियोज थे वो ओरिजिनल नंबर कितने हैं, ओरिजिनल नंबर 18:24 है, ठीक है, 18 और 24 है। अब चेक करके देखो, 18 में 6 ऐड करो और 24 में 6 ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और ये हो गया 18 और 6 में 18 + 6 24, इसका रेशियो बनाओ। अच्छा, और भी डिवाइड होगा 4:5, ठीक है, 4:5 हो गया। मतलब ये देखो आंसर मैच हुआ, मतलब जो नंबर्स है पहले से, ठीक है, उस नंबर्स में 6 ऐड करने से
ऐड करने से हमें न्यू रेशियो मिलेगा, तो नंबर्स में ऐड करने हैं, रेशियोज के टर्म्स में नहीं। तो थोड़ा सा मुझे ये वाला लैंग्वेज प्रॉब्लम है लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगर ऑप्शन के साथ देखें तो कैसे होगा, ऑप्शन के साथ देखोगे तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन, अगर ये हमारे नंबर्स हैं तो पहला बात है कि इनका रेशियो ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें ये कौन सा आंसर दिया हुआ है, ओरिजिनल नंबर्स, उसमें 6 ऐड करने से ये आएगा, ठीक है। अब जब हम लोग ऑप्शन के साथ देखेंगे तो हम लोग ओरिजिनल नंबर से चेक कर रहे हैं, बैक में चेक करेंगे, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर में पहले देखो रेशियो 3:4 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। इसका रेशियो 2 से कैंसिल आउट करो, 7:10, ये हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल नंबर्स के रेशियो तो 3:4 होने चाहिए, तो 7:10 हो रहा है। अच्छा, इस पे चेक करते हैं, ये तो हो ही नहीं रहा है 3:4, ठीक है, इस पे चेक करो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 3 18, 6 4 में 24, 3:4। अच्छा, ये जैसे ही हमारा पहला स्टेप जो है मैच होता है कि नंबर्स के रेशियो ये है, अब इसमें 6 ऐड करेंगे, तो 18 में 6 ऐड करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने किया, 18 में 6 ऐड किया तो 24 आ गया। ये हम बता रहे हैं कि ऑप्शन के साथ कैसे चेक कर सकते हैं, 24 आ गया, 24 में 6 ऐड किया तो 30 आ गया। अब इसका रेशियो बनाओगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये होना चाहिए 4:5, क्योंकि आफ्टर एडिंग 6 ये 4:5 होना चाहिए। तो अभी तो चेक किया था 4:5 ही होगा, 6 से अगर कैंसिल आउट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन से देखोगे तो ऐसे करके देखना, और अगर करके देखोगे तो फिर उस तरह से होगा। ऑप्शंस और करके देखने में ना बिल्कुल रिवर्स मेथड होता है, जहां पर हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो नंबर्स ढूंढते हैं, तो नंबर्स के हिसाब से चलते हैं कि नंबर्स पहले कितने थे, तो एक से वो फाइंड आउट किया, फिर मल्टीप्लाई करके नंबर निकाला, जो कि टाइम टेकिंग होता है। एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में क्या करना है तुम लोगों को, यहाँ पर तुम लोग को ओरिजिनल नंबर्स, आंसर किस चीज का पूछा है पहले वो सबसे ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए कि नंबर्स कौन से हैं। ये नहीं पूछा है 6 ऐड होने के बाद कौन सा नंबर होगा, नंबर्स कौन से है। तो नंबर्स बोल रहा है अगर 14 और 20 होगा तो उसका रेशियो 3:4 भी तो बनना चाहिए, और उसी के साथ साथ 6 ऐड करने से ये बनना चाहिए। जब ये 3:4 को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो इस पे 6 ऐड करके करे क्या, चेक करके तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये नहीं होगा, ठीक है, 17 19 भी नहीं होगा, ये होगा। तो जब ऑप्शन से देखोगे तो इस तरीके से देख लेना। अच्छा, ये हो गया हम लोग का 27, 28। 28 में देखो क्या बोल रहा है, इफ a/4 इक्वल टू b/5 देन इसमें से कौन सा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो a/4 इक्वल टू b/5 बोला है। अच्छा, तो ये इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं, a+4 a-4 इक्वल टू b-5 b+5, ठीक है। ये इसीलिए लिख रहे हैं, इसको हम दो तरीके से तुम लोग को सॉल्व करके बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा है a+4 a-4, a+4 a-4 और b+5 b-5, b+5 b-5। ऑप्शन सी a-4 a+4 a-4 a+4 और b+5 b+5 b-5 और डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें से हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा। उसके बाद जिनको प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा उनके लिए डायरेक्टली देख के बताना आसान नहीं रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है वो भी बता देते हैं। जैसे ये देख के मुझे लग रहा है, देखो ये तो जो भी लिखा हुआ है ना, ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो फॉर्मेशन के पार्ट्स है, ठीक है। मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का याद रखोगे क्योंकि उसी में ऐसा होता था, है ना। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहाँ चला गया, ये रहा। तो उसमें ऐसा हो रहा था a+b, मतलब प्लस फिर नीचे माइनस, तो a+4, ठीक है, a+4 और डिवाइडेड बाई a-4, ठीक है। b+5 डिवाइडेड बाई b-5, यहाँ पर यही चीज गलत दिया है, मतलब इधर वाला आंसर गलत है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, a+4 a-4 b+5 b-5, ये सही है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होने के वजह से ये आंसर तभी दे पाएंगे हम लोग अगर हम लोग को कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रोसेस एग्जाम टाइम में याद रहता है, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं ये हम लोग का आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये माइनस चला गया, नीचे प्लस, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा, ये दोनों ऐड ये दोनों माइनस। लेकिन अगर किसी को बाई चांस ये समझ में नहीं आ रहा है भाई कौन से वाले सही है, तो क्या करना है, तो सिंपल इसका एक काम करना है तुम लोग को, टाइम तो लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। के मान लो a/4 इक्वल टू के,
a इक्वल टू 4k, b/5 इक्वल टू k, b इक्वल टू 5k। अब करना क्या है, एक एक जगह पे पुट करके देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, जैसे ऑप्शन ए में जब चेक करेंगे, a+4, a का मतलब कितना है 4k, 4k + 4, 4k -4, और b का मतलब हो गया 5k - 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर b प्लस b का मतलब, सॉरी b का मतलब 5k, b प्लस लिख रहे हैं, 5k + 5, ठीक है। अब इसमें अगर 4 कॉमन ले लोगे तो k + 1, ठीक है, और यहाँ पर 4 कॉमन ले लो तो k - 1, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो k + 1 मतलब वही चीज आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके ज्यादा कुछ हेल्प नहीं होगा इसमें। क्यों क्यों बोलो ज्यादा कुछ हेल्प इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वही हो जा रहा है। देखो ये 4k + 4, 4k - 4। अब देखो इतना तुम लोग को लॉजिक लगाना है कि k का वैल्यू कहीं पर भी दिया हुआ है, k ही दिया हुआ है, इसका मतलब अगर k का वैल्यू एजम्पशन लेते हैं कि अगर 1 है तो ये 8 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ और मान लो, अगर 1 नहीं मानना चाहते हो तो ऐसे हम ये बोल रहे हैं कि किस थिंकिंग के साथ हम लोग सोच सकते हैं कौन सा सही है, अगर ये याद नहीं रहता है। जैसे मान लो k का वैल्यू सपोज कि 2 है, मान लेते हैं k का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 4, ये हो गया 8 - 4, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12/4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2 होने से ये 10 - 5, और ये हो जाएगा 10 + 5, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 15, और ये दोनों का रेशियो कभी भी बराबर नहीं होगा। तो k का वैल्यू जहां पे मानोगे एक ही जैसा मानना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है, एक ही जैसा मानना पड़ेगा। या फिर इससे भी बेटर ऑप्शन है, ऐसा अगर नहीं करना चाहते हम लोग, पूरे सारे ऑप्शंस में ए और बी के लिए हम लोग वैल्यूज, जैसे मैंने के माना है कुछ और मान के भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ऑप्शंस जैसे है, इसमें ए का वैल्यू मान लो कि 2 है और बी का वैल्यू मान लो सपोज कि 3 है, ठीक है। अब इसमें चेक करके देख सकते हो, ए का वैल्यू अगर 2 है तो 6 और 2 - 4 -2 कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ए और बी अगर दो अलग अलग चीज है तो ये कैसे इक्वल हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग 4k + 4 और 4k - 4 लेते हैं, और यहाँ 5k + 5, शायद हो जाएगा। एक बार चेक करके देखे, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से तो हो रहा है, लेकिन इसमें से चेक करके देखे, अगर यहाँ ये और इसमें तो होगा 4 कॉमन, कितना जाएगा इधर हो जाएगा। ये देखो 5 कॉमन ले लिया, b + 5 है ना, तो b का मतलब कितना है 5k, तो 5k + 5 यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 5k + 5 होगा। देखो 5k + 5 होगा ना यहाँ पर, एक बार लिख के दिखाए तब तुम लोग को समझ में आएगा कि ये क्यों सही हो रहा है। ये देखो a के जगह लिखो 4k, ठीक है, +4, a के जगह फिर से 4k - 4, b के जगह 5k + 5, और यहाँ पर लिखेंगे 5k - 5, ठीक है। अब 4 कॉमन ले लो, k + 1, फिर 4 कॉमन ले लो, k - 1, 5 कॉमन ले लो, k + 1, और 5 कॉमन ले लो, k - 1, 5 5 4 4 कैंसिल, आया इक्वल k + 1/k - 1, k + 1/k - 1। इसीलिए ये वाला सही है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करने पे रेशियोज बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इससे तुम लोग चेक करके देख सकते हो। जैसे इस पे देखो दिख रहा है कि k का वैल्यू ले लो या कुछ भी कर लो, जैसे इसमें अगर इसमें भी अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये k + 1 k - 1 इधर माइनस और प्लस हो जाएगा, इसमें गलत हो जा रहा है ना, मतलब गड़बड़ यहाँ हो रहा है। ये देखो k + 1 और ये रहा k - 1, यहाँ भी 4 4 कैंसिल आउट, प्लस माइनस, और इधर देखो k - 1 और इधर देखो k + 1, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब सीधा सीधा ये तुम लोग का आंसर नहीं होगा। जिनको ये याद नहीं रहेगा उनके लिए बता रहे, तो k + 1 k - 1 k + 1 k - 1 इस पे पुट करोगे तो मैच हो जाएगा। इसका देख लो a का वैल्यू क्या है, इसमें भी मैच नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू है 4k, तो 4k - 4, 4k + 4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5k + 5 और 5k -5, ठीक है। इसमें भी कॉमन लेंगे तो हम लोग का वही प्रॉब्लम जनरेट होगा कि यहाँ k माइनस हो जा रहा है और इधर में k प्लस से हो जाएगा। बस यही, इसी वजह से ये वाला मैचअप नहीं, टाइम टेकिंग है, बट अगर भूल जाते हो उससे तो इससे काम चला सकते हो। तो ये माइनस
प्लस माइनस प्लस मतलब ऑपोजिट हो रहा है, तो फिर ये भी आंसर नहीं होगा। सॉरी, ये तो होगा ही क्या, छोड़ो, ये तो नन ऑफ दिस है, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन बी में जब हम लोगों ने इस तरकीब को लगाया तो हम लोग का देखो आंसर बराबर आया, k+1 k-1 k+1 k-1, तो इससे आंसर हो जाएगा। बट बड़ा ही टाइम टेकिंग मेथड है, इसमें मत जाओ। हम तो ये बोलेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो याद कर लो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, आसान है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे लिखा जाता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ये देखो a+4 a-4, ठीक है, जो रेशियो है उसी का प्लस माइनस, b+5 b-5, जिसको ये याद रहेगा वो फटते नहीं बी में टिक करेगा और आगे चला जाएगा, मतलब जल्दी होगा ना, काफी जल्दी होगा। तो फिर 28 का आंसर हम लोग का ऑप्शन जो है बी हो गया। हम बी के बाद चेक कर लेते, 28 का आंसर हम लोग का ऑप्शन बी होगा। चलो सही है। अब 29 देखते हैं। 29 क्या बोला है देखो, इफ a इज टू बी इक्वल टू 4/1 देन a/b रूट ओवर प्लस b/a रूट ओवर कितना होगा। a इज टू b इक्वल 4:1, फाइंड आउट करना है a/b रूट ओवर प्लस b/a, ठीक है। अच्छा अब देखो a/b कितना है, a/b है 4/1, लिख दो यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 4/1। तो b/a कितना होगा, b/a 1/4 हो जाएगा, मतलब इनवर्टेंडो हो गया ना। a/b का इनवर्स क्या हो गया, b/a, ऑपोजिट है ना, a को नीचे b को ये कर दिया, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट ओवर में लिख दो 1/4, क्योंकि b/a 1/4, उसका रूट करने बोला है तो रूट कर देंगे। 4/1 मतलब 4, 1/4, ठीक है। तो रूट ओवर ऑफ 4 मतलब 2 और 1/4 मतलब 1/2, ठीक है। अच्छा अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कर लो, 4+1 तो 5/2। देखते हैं 5/2 आंसर है कि नहीं। हाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 5/2 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 29 का आंसर ए हो गया। ये इस तरीके से करो, यही सबसे आसान तरीका है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन 30, यहाँ पर बोल रहा है इफ x इक्वल टू b प्लस सी माइनस ए, y इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी, z इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, देन इसमें देन ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करे बिना नहीं हो सकता, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका हम ऐसे ही सॉल्व करके ही बताएंगे। b प्लस सी माइनस ए, एक्स का वैल्यू इक्वल y सी प्लस ए माइनस बी, z a प्लस बी माइनस सी, इक्वल हम लोग मान लेंगे के, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें के ही मानना पड़ेगा, इक्वल के मान लेंगे। तो इसका मतलब x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू के। इससे एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी माइनस ए। इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं x इक्वल टू के बी प्लस के सी माइनस के ए, एक हो गया। फिर y का देखते हैं, के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, के इंटू सी प्लस ए माइनस बी। क्या इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, नहीं इसका दूसरा ऑप्शन नहीं, इसमें ये मेहनत करना पड़ेगा, मतलब 1 मार्क के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। a प्लस बी माइनस सी, z इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी माइनस सी, z इक्वल टू के ए के बी के सी, ठीक है। अच्छा अब ये तो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या करना है, किसका आंसर निकालना है, ये वाला आंसर निकालना है। तो लिख लेते हैं, जिस चीज का आंसर निकालने के लिए बोला है b माइनस सी, आंसर निकालने बोला है b माइनस सी इंटू एक्स, हाँ c प्लस ए, नहीं प्लस ए, c माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी इंटू जेड, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, b माइनस सी, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है के बी के सी के ए, के बी के सी के ए, के ए जो है ना वो माइनस से है, देख देख के बस लिखना है हम लोग को, के सी के ए के बी के सी। इसके बाद पहले ये लिख लिया y का वैल्यू के सी के ए माइनस के बी,
अच्छा, फिर यहाँ पर a माइनस बी जो लिखा हुआ था, z का वैल्यू हो गया के ए के बी के सी, के ए के बी के सी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है ऐसे, b के साथ यहाँ पर ये 3, फिर c का ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके लिखते जाना है। तो देखो हम एक एक करके दिखा रहे हैं। पहले हम कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, देखो b इंटू के इंटू बी, तो के बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी के साथ प्लस के सी, तो के बी सी। ठीक है, और ये प्लस माइनस में माइनस के बी ए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ए बी के लिखो, के बी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने बी के ए लिखा तो भी जो है, मैंने के बी ए लिख दिया तो भी कोई अलग चीज नहीं है। तो ये वाला कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग कौन सा वाला करेंगे, अब ये ऐसे। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सी के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस के सी बी, प्लस माइनस में माइनस के सी स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस के ए सी। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ऐसे, फिर इसके बाद ए से करेंगे। ठीक है, के सी स्क्वायर प्लस प्लस में प्लस मैम के, कोई थर्ड टर्म के बी सी হবে एक टर्म ना, হ্যাঁ কে বি সি হবে কিন্তু বি ইনটু কে সি না কে বি সি হবে अच्छा, एक टर्म के না, এটা বি এরটা ছিল বোধহয়, বি কে বি স্কোয়ার কে বি সি আর কে এ বি হবে। কে বি সি সেটা সি এর সাথে হলে হবে, এটা করেছি। দেখো কে বি সি মানে কে সি বি লিখেছি, ওটা বি দিয়েছি। একবার তো এটা দিয়ে হচ্ছে না, তারপর আবার এটা, দেখো একবার ঠিকই আছে। কে বি স্কোয়ার কে বি সি কে এ বি, হুম ঠিক আছে। 6 1 2 3 4 5 6, सर এইটা হবে পারে के सी स्क्वायर, नहीं क्या कर दिया मैंने, ये देखना था ना, के सी स्क्वायर के ए सी, और ये वाला ये हो जाएगा तो माइनस के बी सी होगा। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा सा ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, मेरा भी ना गलत हो सकता है। अच्छा, माइनस के ए सी, माइनस के ए सी, प्लस माइनस में माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के ए बी, के ए बी। ठीक है, और ये लास्ट ए प्लस है तो के स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस माइनस में माइनस के ए सी, फिर माइनस ये वाला माइनस के ए बी माइनस के बी स्क्वायर प्लस के बी सी। ठीक है, अब क्या करना है, हमें देखना है कि कौन सा किसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो ऐसे देखते हैं, देखो के बी स्क्वायर, पहले हम के बी स्क्वायर चेक करते हैं कि कोई माइनस में के बी स्क्वायर है कि नहीं। के बी, हाँ ये देखो के बी स्क्वायर मिल गया, के बी सी ये रहा, के सी बी के बी सी एक ही बात है ना मल्टीप्लीकेशन में। के ए बी देखते हैं, के ए बी ये रहा, प्लस के बी माइनस के बी। ठीक है, चलो के सी स्क्वायर है नेगेटिव में, ये रहा पॉजिटिव, के ए सी के ए सी के ए सी माइनस माइनस। अच्छा, फिर से के ए सी ये रहा। अच्छा, के बी सी, ये ना के लिखा है मैंने, के बी सी के बी सी के बी सी के बी सी मिल गया। ठीक है, के स्क्वायर ये भी हो गया, ए बी, हाँ सारे कट कुट आ गए, खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग का सारा कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है, सभी कैंसिल आउट हो गए तो आंसर तो जीरो होगा। देखो ऑप्शन जीरो, तो ये हो गया ऑप्शन बी। ये ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। 30 का ऑप्शन बी। और इसका सबसे मुश्किल बात ये है कि इतने सारे डेटा है ना, लिखते लिखते ऐसे लगता है कि गलत हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेंट्रेशन इसमें चाहिए करने के लिए। बाकी क्वेश्चन जैसे जिसमें करोगे एप्लीकेबल वैसे होगा। तो देखो एप्लीकेबल कैसे करना है, वो दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना है अपना। तो एक तो तुम लोग अपना अपना स्ट्रेंथ देख लो कि कैसे करने से तुम लोग को अच्छा समझ में आता है, ऑप्शन से या कैसे। हम तो बोलेंगे ऑप्शन से
से करने में, क्योंकि उसमें जल्दी होता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन से ज्यादा सॉल्व करने से जल्दी होगा तो वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जब भी तुम लोग क्वेश्चन लोगे और करने करने जाओगे ना, तो खुद ब खुद वो समझ में आ जाता है। वो प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज अपने दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है टॉपिक इंडिसेस है, ठीक है। इंडिसेस और लॉगरिथम, तब जाके ये चैप्टर खत्म होगा। तो ठीक है, इंडिसेस आज और स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, नया टॉपिक हम लोग फ्रेशली नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। आज ये खत्म हो गया तब इसको कंप्लीट कर दिया है, तो ये यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। थैंक यू।